Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, यूपीएससी की तैयारी को आसान बनाने की हमारी कोशिश में आपका स्वागत है। आज हम समकालीन विश्व राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है एनसीईआरटी क्लास 12 की किताब समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 3, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। हम समझेंगे कि शीत युद्ध के बाद दुनिया कैसे बदली, वर्चस्व या हेजमनी का असल मतलब क्या है और यूपीएससी के नज़रिए से इसमें क्या महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में शक्ति का संतुलन कैसे बदला और ये जो शब्द है वर्चस्व मतलब हेजमनी, इसका असल मतलब क्या होता है जो सिर्फ फौजी ताकत से कहीं ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, दो महाशक्तियों की दुनिया खत्म हो गई। उस वक्त के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया। ये सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द लगता है, लेकिन इसका जमीनी मतलब क्या था? देखिए, इसका सीधा और सरल मतलब था कि अब दुनिया के मंच पर सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, अमेरिका। शीत युद्ध के दौरान जो द्विध्रुवीय मतलब बायपोलर व्यवस्था थी, जहां अमेरिका और सोवियत संघ दो अलग अलग खेमों का नेतृत्व करते थे, वो खत्म हो गई। अब दुनिया एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर हो गई थी और उस ध्रुव के केंद्र में था अमेरिका। और इस नई व्यवस्था की पहली बड़ी परीक्षा शायद पहले खाड़ी युद्ध में हुई। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ, उसने दुनिया को अमेरिकी ताकत का एक नया चेहरा दिखाया। उस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ने क्या साबित किया? वो एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। देखिए, इराक के इस कदम का दुनिया भर में विरोध हुआ। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भी बल प्रयोग की इजाजत दी। लेकिन कागज पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की कार्रवाई दिख रही थी, असल में वो एक अमेरिकी सैन्य अभियान था। अच्छा, आप सोचिए, 34 देशों की करीब 6,60,000 सैनिकों की फौज में से 75% सैनिक अकेले अमेरिका के थे। हाँ, और शायद तकनीक का अंतर भी बहुत बड़ा था। मैंने पढ़ा है कि इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा गया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर दुनिया ने पहली बार अमेरिका और बाकी देशों की सैन्य प्रौद्योगिकी के बीच की मतलब जमीन आसमान की खाई को देखा। अमेरिका ने इसमें स्मार्ट बम्बों का इस्तेमाल किया। इसका टीवी पर इतना कवरेज हुआ कि कई विश्लेषकों ने इसे वीडियो गेम वॉर तक कह डाला। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। दुनिया भर के लोग अपने लिविंग रूम में बैठकर देख रहे थे कि इराकी सेना कैसे तबाह हो रही है। नतीजा ये हुआ कि इराक को कुवैत से हटना पड़ा। तो यूपीएससी के नजरिए से देखें तो क्या सीधे सीधे खाड़ी युद्ध पर सवाल आ सकता है या इसका महत्व कहीं और है? देखिए, सीधे सवाल की संभावना तो कम है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन, अमेरिकी विदेश नीति या यूएन की भूमिका पर कोई उत्तर लिखते हैं, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का उदाहरण देना आपके जवाब को वजन देता है। ये दिखाता है कि आपकी समझ सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि आप घटनाओं को एक तरह से जोड़कर देख सकते हैं। सही बात है। तो पहले खाड़ी युद्ध ने अमेरिका की सैन्य ताकत यानी हार्ड पावर तो दिखा दी, लेकिन क्या 90 के दशक में भी यही रवैया जारी रहा? खासकर जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो सॉफ्ट इश्यूज पर ज्यादा ध्यान देते थे। यह सच है कि क्लिंटन प्रशासन ने अपनी विदेश नीति में लोकतंत्र को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी, लेकिन ये सोचना भूल होगी कि उन्होंने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। असल में क्लिंटन के दौर में भी ये साफ था कि अमेरिका जब चाहे, जहां चाहे सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां क्लिंटन ने यूएन को नजरअंदाज करके सीधे सैन्य कार्यवाही की हो? बिल्कुल, 2 बड़े उदाहरण हैं। पहला 1999 में युगोस्लाविया का मामला,
जब यूगोस्लाविया ने कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की तो अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ने यूगोस्लाविया पर 2 महीने से ज्यादा बमबारी की। ओके। दूसरा, 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर अलकायदा ने हमले किए। इसके जवाब में क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया और सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। और इन दोनों ही मामलों में यूएन की अनुमति नहीं ली गई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इन कार्रवाइयों ने दुनिया को साफ कर दिया कि अमेरिका को अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए यूएन या किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है। वो एक तरफा फैसला करने की इच्छा और क्षमता दोनों रखता है। ये उसके वर्चस्व का खुला प्रदर्शन था। यहाँ वर्चस्व या हेजमनी शब्द बार बार आ रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया, ये सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की ताकत नहीं है, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की बात करते हैं तो ये सिर्फ सैन्य प्रभुत्व तक सीमित नहीं है। एनसीईआरटी की किताब इसे बहुत अच्छे से 3 मुख्य आयामों में समझाती है। ठीक है, तो पहला आयाम तो जाहिर है सैन्य शक्ति ही होगा। इसमें अमेरिका इतना आगे कैसे है? हाँ, पहला है कठोर शक्ति के रूप में वर्चस्व, मतलब हेजेमनी एज हार्ड पावर। ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की बेजोड़ क्षमता है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आज अमेरिका अपनी सेना पर जितना खर्च करता है वो उसके बाद के 12 सबसे शक्तिशाली देशों के कुल खर्च से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा? जी, लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, तकनीक के भी है। अमेरिकी सेना आज दुनिया के किसी भी कोने में सटीकता से रियल टाइम में हमला कर सकती है, जबकि उसके सैनिक दुश्मन की मार से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। ये क्षमता फिलहाल किसी और देश के पास नहीं है। सैन्य शक्ति तो साफ दिखती है, टैंक, जहाज, मिसाइल, लेकिन दूसरा आयाम ढांचागत शक्ति, ये ज्यादा छिपा हुआ लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने दुनिया के खेल के नियम ही अपने हिसाब से बना लिए हैं? आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। दूसरा आयाम है ढांचागत शक्ति के रूप में वर्चस्व, यानी हेजेमोनी एज स्ट्रक्चरल पावर। इसका मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना तय करने और उसे बनाए रखने की ताकत। मिसाल के तौर पर दुनिया का ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। SLOCs, है ना? हाँ, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी हद तक अमेरिकी नौसेना पर है। और इंटरनेट भी तो शायद इसी का एक उदाहरण है। वो भी तो एक अमेरिकी प्रोजेक्ट से ही शुरू हुआ था। बिल्कुल सही। इंटरनेट 1950 के एक अमेरिकी सैन्य अनुसंधान प्रोजेक्ट की ही देन है। आज भी ये उपग्रहों के एक वैश्विक नेटवर्क पर निर्भर करता है, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका के हैं। इसके अलावा विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और WTO जैसे वैश्विक संस्थानों में अमेरिका का दबदबा और दुनिया भर के व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल, ये सब अमेरिका की ढांचागत शक्ति के ही प्रमाण हैं। और तीसरा आयाम, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, वो सबसे दिलचस्प है। ये बिना डराए धमकाए अपनी बात मनवाने की कला है। ये कैसे काम करती है? हाँ, तीसरा और सबसे सूक्ष्म आयाम है सॉफ्ट पावर के रूप में वर्चस्व, हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। यह विचारधारा के स्तर पर काम करता है। यह सहमति और आकर्षण से अपनी बात मनवाने की कला है। जब कोई देश किसी दूसरे देश की सोच और संस्कृति को इस तरह प्रभावित करे कि वो खुद ब खुद उसके हितों के अनुसार काम करने लगे, तो यह सॉफ्ट पावर है। जैसे ब्लू जीन्स पहनना, हॉलीवुड की फिल्में देखना, या फिर वो अमेरिकन ड्रीम का विचार कि कोई भी मेहनत करके सफल हो सकता है। एकदम सही। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। शीत युद्ध के दौरान जब पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी की तरफ देखते थे, तो वो सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि वहाँ की ब्लू जीन्स और पॉप म्यूजिक के लिए भी तरसते थे। अच्छा, ये है सॉफ्ट पावर का असली असर। ये लोगों को ये महसूस कराए बिना प्रभावित करता है कि उन पर कोई शक्ति थोपी जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों शक्तियां एक दूसरे को मजबूत करती हैं। हॉलीवुड की फिल्में सॉफ्ट पावर अक्सर अमेरिकी सेना हार्ड पावर का महिमा मंडन करती हैं, और ये पूरा तंत्र डॉलर के वैश्विक दबदबे ढांचागत शक्ति पर चलता है। ये एक ऐसा जाल है जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। तो ये 3 आयाम मिलकर अमेरिकी वर्चस्व की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन फिर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमलों ने सब कुछ बदल दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए उन हमलों ने क्या ये दिखाया कि अमेरिका भी असुरक्षित है? हाँ, 9/11 के हमलों ने अमेरिका को उसकी जमीन पर हिलाकर रख दिया। इसके जवाब में राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने आतंक के विरुद्ध वैश्विक युद्ध
यानी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत अफगानिस्तान में तालिबान शासन को निशाना बनाया गया, जिस पर अल कायदा को पनाह देने का आरोप था। तालिबान शासन को तो जल्दी ही हटा दिया गया, लेकिन आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान अमेरिका ने दुनिया भर से लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें क्यूबा में ग्वांतानामो बे जैसी गुप्त जेलों में रखा, जो बहुत विवादास्पद रहा। हाँ, क्योंकि वहां रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा मिली, न ही उनके अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। यूएन के प्रतिनिधियों तक को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। ये अमेरिकी शक्ति के एक अंधेरे पक्ष को दिखाता था। और इसी क्रम में 2003 में इराक पर भी हमला हुआ, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया। इसका कारण क्या बताया गया और असल में मकसद क्या माना जाता है? इसका घोषित उद्देश्य था इराक को सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMD बनाने से रोकना। इसके लिए अमेरिका ने यूएन की अनुमति के बिना ही आकांक्षियों के महाजोट या कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाकर हमला कर दिया, लेकिन बाद में इराक में ऐसे कोई हथियार मिले ही नहीं। तो असल मकसद क्या था फिर? ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि असली मकसद इराकी तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण और वहां एक अमेरिका समर्थक सरकार स्थापित करना था। इस युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन को तो जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद की स्थिति को संभाल नहीं पाया। बिल्कुल, अमेरिका इराक में शांति स्थापित नहीं कर सका। वहां एक पूर्ण विद्रोह भड़क गया और अमेरिका को भारी सैन्य और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने अमेरिकी शक्ति की सीमाओं को भी उजागर किया। ये पता चला कि अमेरिका किसी देश को जीत तो सकता है, लेकिन वहां शासन चलाना और व्यवस्था बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या अमेरिकी ताकत असीमित है या इस पर कुछ अंकुश या बाधाएं भी हैं? ये एक जरूरी सवाल है। एनसीईआरटी की किताब अमेरिकी शक्ति पर 3 मुख्य बाधाओं का जिक्र करती है। पहली बाधा तो खुद अमेरिका के अंदर है, उसका अपना अंदरूनी सिस्टम, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स। जी, जहां सरकार की अलग अलग शाखाएं यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर नजर रखती हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर संसद अंकुश लगा सकती है। और दूसरी बाधा शायद वहां का समाज और मीडिया होगा, जो काफी खुला हुआ है। सही। दूसरी बाधा है अमेरिकी समाज का खुलापन। वहां की मीडिया और आम जनता सरकार के इरादों और तरीकों पर लगातार सवाल उठाती है। किसी भी विदेशी सैन्य कार्रवाई को लेकर जनता की राय बहुत मायने रखती है और यह सरकार पर एक बड़ा अंकुश है। और तीसरी बाधा के रूप में नाटो का जिक्र आता है, लेकिन कई आलोचक तो ये भी कहते हैं कि नाटो ज्यादातर मौकों पर अमेरिकी फैसलों पर मोहर लगाने का काम ही करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये एक बहुत अच्छा बिंदु है। किताब के अनुसार नेटो, जो लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन है, सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जैसा आपने कहा, व्यवहार में अक्सर ये देखा गया है कि नेटो के सदस्य देश अमेरिका का विरोध करने से बचते हैं। फिर भी ये एक संभावित अंकुश तो है, भले ही वो हमेशा कारगर ना हो। तो इस पूरे वैश्विक परिदृश्य में भारत जैसे देश के लिए क्या विकल्प है? उसे अमेरिका के साथ अपने संबंध को कैसे साधना चाहिए? ये यूपीएससी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। निश्चित रूप से। इस पर भारत में मोटे तौर पर 3 तरह की रणनीतियों पर बहस होती है। पहली है दूरी बनाए रखने की रणनीति। इसके समर्थक मानते हैं कि भारत को अमेरिका से बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए और अपनी खुद की राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा विचार इसके ठीक उल्टा होगा, यानी अमेरिका के साथ मिलकर चलने में ही भलाई है। हाँ, इसे बैंडवैगन रणनीति या बैंडवैगन स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसका मतलब है अमेरिकी वर्चस्व की धारा के साथ बहना और उसका फायदा उठाना। इन विचारकों का तर्क है कि अमेरिका का विरोध करना व्यर्थ है, इसलिए उसके साथ मिलकर अपने आर्थिक विकास को गति देना ज्यादा समझदारी भरा कदम है। और तीसरा विकल्प थोड़ा अलग है, जिसे छिपाने की रणनीति कहा गया है। इसका क्या मतलब है? तीसरा विकल्प है छिपाने की रणनीति यानी हाइड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ज्यादा सक्रिय ना दिखाना, ताकि अमेरिका का ध्यान आकर्षित ना हो। पर भारत जैसे बड़े देश के लिए ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही बात है। भारत जैसे बड़े और उभरते हुए देश के लिए यह रणनीति लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल भारत को वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका निभानी ही होगी और तब वो अमेरिका की नजर में आएगा ही। इसलिए कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। तो आज हमने समझा कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ और इसके सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम क्या-क्या हैं। हमने खाड़ी युद्ध से लेकर 911 और इराक युद्ध तक की प्रमुख घटनाओं
और अमेरिकी शक्ति की सीमाओं पर भी चर्चा की। बिल्कुल। और अंत में भविष्य के लिए एक सवाल सोचना जरूरी है। हमने ये चर्चा की कि दूसरे देश अमेरिकी वर्चस्व का सामना कैसे करें, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जलवायु परिवर्तन, महामारियों और आतंकवाद जैसी जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए क्या दुनिया को एक शक्तिशाली वैश्विक नेता की जरूरत है या ये एक खतरा है? और अगर ये एक जरूरत है, तो बाकी देशों की संप्रभुता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह विश्लेषण सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दें, हमारे काम को जारी रखने में मदद करने के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपकी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अपनी तैयारी जारी रखें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.